समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। आज हम चर्चा करेंगे कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन से बचाव और उपचार पर। विश्व कोविड-19 के खतरे से अभी पूरी तरह नहीं उबर पाया है और अब इन्फ्लुएंजा के मामले में भी बढ़ोतरी हो रही है। इन्फ्लुएंजा कोविड की तरह हाल के वर्ष की घटना नहीं है। ये वर्षों से मौसमी बीमारी के रूप में आता रहा है। जब मौसम बदलता है, जैसे फरवरी-मार्च के महीने में और बारिश के मौसम के बाद, उस समय फ्लू के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इस बार ये बीमारी उन मरीजों को ज्यादा प्रभावित कर रही है जो पहले कोविड-19 से गंभीर रूप से पीड़ित हुए हैं। कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा दोनों बीमारियां श्वसन तंत्र को प्रभावित करती हैं और इनके लक्षण भी समान होते हैं, पर ये दोनों बीमारियां अलग अलग वायरस से होती हैं और इनके इलाज का तरीका भी अलग होता है। इनसे बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और इनका उपचार क्या है, इन सब बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में महामारी विज्ञान और संचारी रोग विभाग के पूर्व प्रमुख डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर। रमन जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। श्रोताओं, इस संबंध में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुली हैं। नंबर है 23314444 और 23717106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 डायल करना न भूलें। आप व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल भेज सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले रमन जी, हम ये जानना चाहेंगे कि कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के लक्षण समान होते हैं या अलग अलग? कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति को कोविड है या इन्फ्लुएंजा? उनके अगर हम लक्षणों की बात करें तो कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के लक्षण वैसे अगर देखें तो एक तरीके दिखते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा में जनरली जो होता है H3N2 में ये दिखेगा कि एकदम से उसको तेज बुखार शुरू हो जाएगा और शायद अगर उसको ये बीमारी तीव्र ढंग की होने का अगर चांस है, यानी जिसकी उम्र ज्यादा है या कोई प्रेग्नेंट औरत है या बहुत छोटा बच्चा है, लोगों में सांस जल्दी फूलना शुरू हो जाता है, वो शायद थोड़ा सा अलग पिक्चर ये इन्फ्लुएंजा का होता है। लेकिन आप अगर वही निमोनिया अगर आज के तौर पे अगर हम कोविड में अगर देखने का अगर बोले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम अभी भी ओमिक्रॉन का ही दौर चालू है, तो उसमें निमोनिया नहीं होता है। तो अगर किसी की ज्यादा सांस फूलना शुरू हो गया तो शायद वो इन्फ्लुएंजा होगा, ऐसे समझने में गलत होगा, ऐसे नहीं है। बाकी जो लक्षण होते हैं सर्वसाधारण लक्षण, जैसे बुखार आना, खांसी होना, जुकाम होना, कई कभार लोगों को पतले पायखाने होते हैं, इस किस्म के जो जनरल लक्षण होते हैं वो तो जनरल है। लेकिन कोविड में एक और थोड़ा सा बदलाव ये रहता है कि शरीर में दर्द बहुत ज्यादा होता है। एक ये ओमिक्रॉन का लक्षण जो है वो काफी तीव्र रहता है। रमन जी, आपने बताया कि जिनको कोरोना हुआ जरूरी नहीं कि वो न्यूमोनिया उनको हो, तो क्या जो H3N2 से पीड़ित व्यक्ति हैं उन्हें न्यूमोनिया या दूसरे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसके होने की संभावना ज्यादा नहीं होती? H3N2 में होती है ज्यादा, लेकिन कोविड में नहीं होती है। अभी का जो कोविड है, डेल्टा का जो सेकंड वेव आया था उसमें न्यूमोनिया होने की वजह से ज्यादा लोगों की मौत हुई। लेकिन आपने देखा जो ओमिक्रॉन की जो वेव आई, ओमिक्रॉन के अंदर ये विषाणु फेफड़े में से अंदर नहीं जाता था, अंदर से जाता था, तो उसकी वजह से फेफड़े में इन्फेक्शन नहीं होता है ओमिक्रॉन में।
हमने साधारण देखा कि बहुत सारे लोगों को किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करने के भी चांस जो रहता था वो बहुत कम था ओमिक्रॉन में। आप अगर डेल्टा में देखते थे तो डेल्टा में लोगों की लाइन लगती थी हॉस्पिटल के बाजू, मुझे भर्ती कर दिया जाए करके। लेकिन वो ओमिक्रॉन में नहीं होता है, क्योंकि ये माइल्ड किस्म की बीमारी है। इसके लक्षण ज्यादा तीव्र नहीं होते हैं और फेफड़े में निमोनिया होने का चांस ये कम रहता है। लेकिन H3N2 में वैसे नहीं होता है। H3N2 में निमोनिया होने का चांस रहता है अगर वो इंसान, उसकी उम्र बहुत ज्यादा है, ऊपर है, उसको कोई क्रॉनिक मॉर्बिडिटी जो बोलते हैं हम, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोई प्रेग्नेंट औरत है, या बच्चे छोटे जो होते हैं 2 साल के नीचे वाले जो बच्चे होते हैं, उनमें अगर हो गया तो हमको डर लगता है कि उसको निमोनिया हो सकेगा। आपने जैसा बताया कि कोरोना वायरस के अलग अलग जो वेरिएंट आए थे, तो क्या इन्फ्लुएंजा का भी नया वेरिएंट आया है? H3N2 का नया म्यूटेशन हुआ है? नहीं, इस बार क्योंकि काफी तेजी से फैला है इन्फ्लुएंजा। नहीं, H3N2 ना जनरली ना इन्फ्लुएंजा जो होता है इंसानों में वो 2 टाइप का रहता है, या तो वो टाइप ए रहे या टाइप बी रहे। टाइप ए के अंदर एक H1N1 करके एक नाम का होता है टाइप, सब टाइप जो रहता है, और दूसरा जो होता है H3N2 होता है। अब ये जो विषाणु होते हैं, ये विषाणु जैसे डोमिनेट करेंगे, जितनी ज्यादा तादाद में एक टाइम दिखना है उस टाइम उस किस्म का लक्षण दिखता है। आप अगर जैसे आपने पहले बोला कि तकरीबन एक अभी कितना मार्च चालू है, पहले जब ये विषाणु जो था इन्फ्लुएंजा का, वो ज्यादातर हमको H1N1 दिख रहा था, लेकिन अभी के तौर पे H3N2 ये विषाणु दिख रहा है अभी जो चालू है उसमें। तो ये विषाणु हर साल आते हैं ना? ये विषाणु जो होते हैं, ये विषाणु में थोड़ा सा बदलाव तो ये होता ही है, क्योंकि ये भी कोविड के वैसा है, RNA किस्म का ये विषाणु है, तो उसकी वजह से इसमें म्यूटेशंस बहुत जल्दी होते हैं। तो जो भी म्यूटेशंस होते हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव आपको विषाणु में दिखता है। ब्रॉडली अगर हम देखें तो वो H3N2 के ही अलग अलग छोटे छोटे म्यूटेशंस की वजह से थोड़ा सा फर्क जो दिखाई देता है वो होता है, लेकिन ये H3N2 का ही विषाणु अभी चालू है। रमन जी, हमारे एक श्रोता जुड़ चुके हैं दिल्ली से हमारे साथ, धर्मवीर जी। हाँ। धर्मवीर जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे कोरोना के समय में हमारे को जो वायरस का इंजेक्शन लगाया गया, तो उससे तो हम काफी हद तक सुरक्षित रहे, कवच हमारा बना रहा। अब जो नए नए वायरस आ रहे हैं, तो हमारे डॉक्टर, हमारे वैज्ञानिक इसके लिए कितने तैयार एडवांस में बैठे हैं जो तुरंत इसका हमारे को समाधान मिल जाए? और जो अभी नई बीमारी के बारे में जो चल रही है, इसके लिए कोई वायरस का इंजेक्शन क्या अभी लग रहा है सरकारी हॉस्पिटलों में? लोगों को जानकारी में नहीं है, इसके बारे में जरा बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। नहीं, कोविड के खिलाफ वैक्सीन थी, ये वैक्सीन की वजह से ना हॉस्पिटल में भर्ती होने का या मौत होने का डर बहुत कम हो जाता था। लेकिन ये जो इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है, इसके खिलाफ भी एक वैक्सीन होती है, जो बुजुर्ग लोगों में या छोटे बच्चों में, अगर वो जो रिस्क जो ज्यादा जिन लोगों को है, उन लोगों को हम हर साल दे सकते हैं। ये वैक्सीन जो है, ये वैक्सीन अभी के तौर पे जो वैक्सीन मिल रही है, उसमें H3N2 के खिलाफ का स्ट्रेन, H3N2 के खिलाफ काम करने वाली भी वैक्सीन उसी में है। उसमें 3 या 4 अलग अलग किस्म के इन्फ्लुएंजा के विषाणु उसमें डाले हुए होते हैं। इस समय के इसमें H3N2 भी है, तो इसलिए उसको डरने की उतनी जरूरत नहीं है। लेकिन हमको ये वैक्सीन सरकारी दवाखानों में मिलती है क्या? ये सरकारी दवाखानों में मिलती नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट में ये फ्री मिलती है। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, जो हॉस्पिटल में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, वो अगर चाहें तो उनको फ्री मिलती है। इसलिए वो अगर हमको लेना है तो बाकी स्टेट्स में हमको बाहर से खरीदी करके वो लेना पड़ता है।
रमन जी, क्या कोविड-19 और फ्लू से बचाव के टीके साथ साथ लिए जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। आप दोनों भी एक साथ अगर लें तो उससे कोई तकलीफ नहीं होती। अंतर रखना जरूरी नहीं है इन दोनों के बीच? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कोविड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो बीते 24 घंटों में रमन जी 1000 से ज्यादा मामले आए हैं और इस संबंध में आज हमारे स्वास्थ्य सचिव ने बैठक भी की है। तो संक्रमण को लेकर क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? इसमें कैसा कोविड जो है, अभी भी जो विषाणु हमारे यहाँ फैल रहा है, वो इंसाकॉग में जो भी टेस्ट हुए हैं उससे पता चलता है कि ये जो वेरिएंट है XBB.1.16 नाम का वेरिएंट है। अब ये जो वेरिएंट है, ये नाम से हमने डरना नहीं है। चीज याद रखना है कि ये वेरिएंट जो है अभी भी ओमिक्रॉन के ही सबलिनिएज का है, यानी अभी जो म्यूटेशंस हो रहे हैं में नया कोई अलग वेरिएंट ऑफ कंसर्न आया है ऐसा नहीं है ना। आपको अगर याद दिलवा दूं तो पहले कैसा था कि पहले चाइना से आए वाला वुहान वायरस था। बाद में आपने एक नाम सुने हैं, मैं बाकी बीच में के नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन एक नाम हमने सुना, डेल्टा तैयार हो गया। डेल्टा का वेरिएंट सब तरफ फैल गया। बाद में थर्ड वेव आई तो उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट है। ओमिक्रॉन कब से फैल रहा था? ओमिक्रॉन नवंबर से जांच में पता चला कि नवंबर 24 को ये साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ। आज अगर हम देखें तो नवंबर 2021 की बात हम कर रहे हैं, तो इसका मायना अभी तक तकरीबन 16 महीने हो गए हैं। अभी भी नया जो वेरिएंट आ रहे हैं वो वही फैमिली के हैं, तो हमको उससे इतना डरने की जरूरत नहीं है। हमको एक चीज याद रखना है, ये सारे ओमिक्रॉन फैमिली के अंदर के रहने वाले रहने से हमको सबको थोड़ा प्रोटेक्शन मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों में हमने वैक्सीन ले चुके हैं हम। और सबसे बड़ी बात, हर्ड इम्यूनिटी भी विकसित हो चुकी है। इम्यूनिटी हो गई क्योंकि सबको ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो चुका है। रमन जी, हमारे साथ पंकज हैं गाजियाबाद से। हाँ पंकज जी। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे पिछले 2-3 दिन में भी बहुत सारे कोरोना के केस आ गए हैं दोबारा, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हमारी जो जैसे कह रहे हैं इम्यूनिटी कोरोना को लेके थोड़ी ठीक हो गई है, मतलब अब इतना असर नहीं करेगी, तो कितनी इम्यूनिटी हमारी डेवलप हो गई है इसको लेके, क्योंकि हम वैक्सीन भी लगवा ली है, जिससे कि हम थोड़ा मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ भी जी सकें, क्योंकि बहुत स्ट्रेस हो गया है कि फिर से लॉकडाउन, फिर से घर में रहें। तो मतलब आप बताएं कितना लड़ने के लिए हमारा शरीर तैयार हो गया है? शरीर तो काफी तैयार हो चुका है, ऐसे समझने में कोई गलत सोच है ऐसे नहीं मन में रखना है। हमको एक क्या याद रखना है, ओमिक्रॉन की जो वेव आई उसमें ज्यादातर लोगों को इन्फेक्शन हो गया। जिन लोगों ने वैक्सीन ली है वो वैक्सीन की वजह से इम्यून प्रोटेक्शन आया, वो जो हमको इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से भी प्रतिकार शक्ति बढ़ चुकी है। अब ये प्रतिकार शक्ति कब तक हमको प्रोटेक्शन करेगी, इसके बारे में अभी तक जो भी स्टडीज हुए हैं उसमें ऐसे पता चलता है कि 6 महीने को तो पक्का वैक्सीन या इन्फेक्शन होने के बाद में 6 महीने के बाद भी हमारा प्रोटेक्शन अच्छा रहता है। इसको हम हाइब्रिड प्रोटेक्शन बोलते हैं। लेकिन ये 6 महीना भी जो हम बोलते हैं, हमको एक याद रखना है कि ये जो स्टडीज है उनमें 6 महीने के टाइम के ऊपर असेसमेंट हुआ है, इसलिए 6 महीना है। अभी जो कुछ डेटा मॉडलिंग का आ रहा है उसमें ऐसे लग रहा है कि शायद वो 3 साल तक भी प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो हमारी प्रतिकार शक्ति तो एकदम अच्छी है। अब आप बोलेंगे ये नया वेरिएंट आया है XBB.1.16, इसके खिलाफ प्रोटेक्शन चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन हमारे यहाँ हो गया वो BA.2 करके एक वेरिएंट था, वो BA.2 के ज्यादा मरीजों को BA.2 हुआ था ओमिक्रॉन में, और BA.5 बहुत सारे कम लोगों को हुआ था। अब ये जो XBB वेरिएंट की बात हो रही है ये BA.2 का ही फैमिली मेंबर है, तो इसमें बहुत कुछ बदलाव आया नहीं है, तो हमको इतना डरना ये जरूरी नहीं है। लेकिन इसका मायना ये नहीं है कि हम सब छोड़ दें और जो मनमर्जी आए तो करें। हमको 2 चीजें याद रखना है।
एक तो जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है उन लोगों ने वैक्सीन लेना है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो बुजुर्ग लोगों ने और क्रॉनिक मॉर्बिडिटी रहे वाले लोगों ने एक चीज याद रखना है कि हम ऐसी जगह न जाएं जो बंद है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और हमको वो इन्फेक्शन लगने का डर रहेगा। इसलिए खुद को संभाल के रहना ये जरूरी है। जो लोग घर में के ऐसे लोग होते हैं जो पैसा कमाने के लिए या काम की वजह से घर के बाहर जाते हैं, समझ लीजिए उनको इन्फेक्शन हुआ होगा। अब उनको अगर कोई लक्षण दिख रहे हैं तो उन्होंने एक समझना चाहिए कि मुझे ये जो इन्फेक्शन हुआ है ये शायद कोविड-19 का होगा या H3N2 का होगा, इन्फ्लुएंजा वाला होगा। लेकिन मैं जब घर में रहता हूँ तो मैंने मास्क पहन के रहना है, यानी जहां तक हो सके मैं दूसरे को इन्फेक्शन ना दूं, मैं घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको इन्फेक्शन ना हो। और तीसरी बात हमको याद रखना है, हम लोगों में हम क्या करते हैं, बच्चे जब बीमार होते हैं तो भी एक आध दिन बुखार आ रहा है चलो स्कूल भेजेंगे, ये जो करना है ये गलत बात है। क्योंकि आपने ऐसा अगर किया तो वो स्कूल में के जो बच्चे होते हैं दूसरे उसके दोस्त, उन लोगों को वो देगा और वो जब घर जाएंगे वो घर में के लोगों को फैलाव करेंगे। तो हमने इन चीजों का अगर ख्याल बराबर रखा तो हमको इतना डरने की जरूरत है ऐसे मुझे नहीं लगता है। हैंड हाइजीन अच्छी रखे, मास्क पहने, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है उन लोगों ने वैक्सीन लेना है। रमन जी हमारे साथ लोनी से जुड़ रहे हैं यामीन। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी आपको भी। मैं यामीन भाई रेडियो वाला, चिरोड़ी लोनी जिला का। सर मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि आजकल वायरल चल रहा है, जुकाम, खांसी, गला खराब, बुखार चल रहा है जैसे कि, तो अगर लंबे टाइम तक रहेगा क्या ये कोरोना में तब्दील हो जाएगा और इसके लिए हम क्या सावधानी बरतें हैं जी? नहीं कोई इन्फेक्शन अगर हुआ होगा तो वो अगर SARS-CoV-2 यानी कोरोना का विषाणु जो है उससे ही कोरोना हो सकता है। अगर मुझे दूसरे किसी विषाणु की वजह से अगर इन्फेक्शन हुआ है, जैसे आप इन्फ्लुएंजा का विषाणु बोलते हैं या एडिनो वायरस अभी भी चल रहा है, उससे अगर मुझे इन्फेक्शन हुआ तो वो इन्फेक्शन की तब्दीली कोविड में नहीं हो सकती। ये अलग अलग किस्म के विषाणु हैं। मेरे शरीर में जो विषाणु जाएगा वो उसकी ही खुद की बीमारी तैयार करेगा। तो हमको ऐसे डरना नहीं है कि मुझे अगर कोई गले में खराश है या सर्दी जुकाम हुआ है वो और कुछ सादा फ्लू हो गया होगा तो उसकी तब्दीली कोविड में होगी, ऐसे समझना गलत रहेगा। जो श्रोता अभी भी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन से बचाव और उपचार पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में महामारी विज्ञान और संचारी रोग विभाग के पूर्व प्रमुख डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। रमन जी, अभी H3N2 का जो फैल रहा है उसका विषाणु कितना खतरनाक है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोविड आपको हुआ है तो आप 2-3 दिन में ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको इन्फ्लुएंजा हुआ है तो आपको कुछ हफ्ते लग जा रहे हैं ठीक होने में। ये बात सही है। देखिए, कोविड का मैंने जैसे बोला ये अभी भी ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है जो हमको दिख रहा है। तो ओमिक्रॉन जो था ये माइल्ड इन्फेक्शन था, ये ज्यादा समय तक नहीं टिकता था और सबसे बड़ी बात ये फेफड़े में न्यूमोनिया नहीं पैदा कर रहा था। तो उसकी वजह से ये इसकी तीव्रता कम रहती थी। लेकिन H3N2 जो है ये इन्फ्लुएंजा का विषाणु है। अब ये इन्फ्लुएंजा तो ये काफी क्या ये घातक साबित हो सकता है? क्या जानलेवा भी हो सकता है इन्फ्लुएंजा? अगर बिल्कुल हो सकता है। जो लोग जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है या बहुत छोटे बच्चे हैं ये घातक होने का डर बना हुआ रहता है। इनको अगर न्यूमोनिया हो गया उसकी वजह से या और कोई लक्षण हमको दिखाई दिए तो आपने जैसा कि बताया कि मास्क पहनना चाहिए, हाथ सफाई रखें, हाथ धोते रहें। खान पान में क्या सावधानी रखनी चाहिए ताकि हमारी जो इम्यूनिटी है वो बढ़े और हम इसके शिकार ना हो, अगर हो भी तो जल्दी स्वस्थ हो जाएं? खाने पीने में यानी उससे इम्यूनिटी बहुत सुधरती है ऐसे बोलना शायद बराबर नहीं रहेगा। जब तक
वो इंसान अगर नॉर्मल खाना खाता है, कुपोषण नहीं है छोटे बच्चे को, तो आपको दूसरा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। आप जो खाना खाते हैं, जिस हरी सब्जियां जो होती है वो खाना या फल खाना, ये अपने शरीर के लिए विटामिन मिलने के हिसाब से अगर देखें तो वो अच्छी बात होती है, वो हमने करना है। लेकिन हमको सबसे बड़ी बात क्या याद रखना है, किसी को भी घर में बुखार अगर आ गया, हो रहा है, वो व्यक्ति ने भी अपने उसने मास्क पहनना है और घर में रहते वक्त तो भी कम से कम। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उसने ये देखना है कि मैं हाथ बराबर साफ रखूं, उसको बराबर ढंग से धोया करूं। उसकी वजह से हाथ लगाने से भी जो दूसरी बीमारियां, क्योंकि हमको ये पता नहीं होता है कि ये SPN2 ही है क्या, जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर किसी को बुखार हो तो क्या जरूरी है कि वो टेस्ट कराए या कुछ दिन इंतजार करना चाहिए, 1-2 दिन? बुखार हो, खांसी हो, बलगम हो, या इसमें इन्फ्लुएंजा की अगर आप बात कर रहे हैं, इन्फ्लुएंजा में अगर मैं हाई रिस्क ग्रुप में हूँ, जिस उम्र ज्यादा है या बच्चा छोटा है या वो प्रेग्नेंट औरत है, उन्होंने टेस्ट जल्दी करना चाहिए, क्योंकि इसकी दवा जो होती है लक्षण आने के बाद में 48 घंटे के अंदर उसको देना पड़ता है। वो अगर 48 घंटे के अंदर देना है तो वो जितनी जल्द टेस्ट करेगा तो वो रिपोर्ट हाथ में आएगा, उसकी वजह से उसको दवा देने में फायदा होगा। अगर ये जो दवा होती है, इससे अगर वो पेशेंट मरीज को दवाखाने में भर्ती करना है कि आगे कुछ उसके कॉम्प्लिकेशंस हुए करके, उसमें हॉस्पिटल में रहने का जो ड्यूरेशन होता है दिन से कम होता है। इसको ऑसेल्टामिविर करके एक दवा होती है ना, वो हर कंपनी के अलग अलग नाम होते हैं, वो दवा दी जाती है उसको 5 दिन के लिए। तो हमको लक्षण हाई रिस्क ग्रुप में है तो उन्होंने तो टेस्ट करना जल्द से जल्द ये अच्छा होता है। बरेली से हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं, रमाशंकर जी। रमाशंकर जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्ते जी। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो वयस्क की तीसरी डोज लगती है, वो तीसरी डोज लगवा चुका हूं, उसके बाद हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए वर्तमान में? कोविड के वैक्सीन की ये बूस्टर डोज उन्होंने लगवाया होगा, उसकी बात कर रहे हैं शायद। हाँ, प्रिकॉशनरी डोज जो था वो। तो आपने अगर प्रिकॉशनरी डोज लिया है तो हमको इस तौर पे चौथा डोज लेने की जरूरत है, ऐसे अभी तो लगता नहीं है। अभी हमने 3 डोज लिए हैं, उसका असर हमारे शरीर में प्रोटेक्शन तो रहेगा ही, लेकिन इसका मायना ये नहीं होता है। मेरी उम्र अगर ज्यादा है तो मैंने कहीं समझो छोटे हॉल के अंदर कहीं शादी का फंक्शन है, उसमें मैं गया हूँ, सारे दरवाजे बंद है, बहुत लोग आए हैं, उस वक्त मैंने कम से कम मास्क पहनना, ये मेरे सेहत के लिए अच्छा होता है। यानी मुझे नए सिरे से कोई इन्फेक्शन न हो जाए, वो इवन कोविड वाला, ये हमको याद रखना बहुत जरूरी होता है। हम उसका अगर ख्याल रखें कि उस जगह पे जाते वक्त हमने मास्क पहन रखा है, तो उसमें इतना डरने की जरूरत है ऐसे मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये जो सारी अभी जो वेरिएंट फिर रहे हैं, ये सारे ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स हैं। इनकी तीव्रता कम रहती है, इनका जो इन्फेक्शन होने के बाद में माइल्ड इन्फेक्शन होता है, इसलिए उसमें एकदम डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी उम्र ज्यादा है, मुझे अगर समझो अनकंट्रोल डायबिटीज है, शक्कर की जो बीमारी होती है वो बराबर कंट्रोल में नहीं है, तो मैंने खुद ही, मुझे नए सिरे से इन्फेक्शन नहीं होगा, इसका मैंने ध्यान देना मेरे लिए अच्छा होता है। रमन जी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सर्कुलर जारी किया है और जिसमें सलाह दी गई है कि बुखार और आपको बलगम हो तो एंटीबायोटिक दवाओं का मनमाना इस्तेमाल ना करें, जबकि आम तौर पर घरों में देखा जाता है कि बुखार हो रहा है तो लोग घर में जो भी दवा उपलब्ध हो, दवा बुखार हटाने की वो ले लेते हैं। तो आपकी क्या सलाह है इस बारे में, क्या करना चाहिए? देखिए ना, एंटीबायोटिक जो होते हैं ना, ये जीवाणु के खिलाफ काम करते हैं। अगर हमको कोई विषाणु की बीमारी अगर होती है तो उसके खिलाफ तो ये काम नहीं करने वाले, जो आमतौर पे हम एंटीबायोटिक्स देखते हैं। तो हमको एक चीज याद रखना पड़ता है कि मैंने उसको फजूल में अगर लिया तो मैं आगे चल के
हमारे समाज में ना वो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस बढ़ने का डर होता है, और ऐसे भी तो उसका असर होने वाला नहीं होता है, क्योंकि तो विषाणु है तो विषाणु पे तो वो काम नहीं करेगा। जो एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक जो कॉमन होते हैं वो सारे एंटीबैक्टीरियल होते हैं। एंटीवायरल दवाइयाँ बहुत कम हैं और वो स्पेसिफिक डिसीजेस में ही दिया करते हैं। अब रही बात कि ये जो दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ लेने से हमने टालना है, तो लोगों को ऐसे लगेगा कि मैं एंटीबायोटिक इस्तेमाल करूं या बुखार कम करने वाली दवा या खांसी के लिए जो दवा देते हैं या सिरप देते हैं वो उसका इस्तेमाल करूं। हम सब ने एक समझना है कि जो असर नहीं करती है वो एंटीबायोटिक लेना ये कोई जरूरी नहीं है। हमको अगर बुखार आया है तो ये आप पैरासीटामोल की गोली ले लो, आपको कोई तकलीफ होना नहीं है। और आपको अगर वो 1-1.5 दिन के बाद में ये आपको ये बुखार ऐसे ही परसिस्ट हो रहा है ऐसे लगा, डॉक्टर की सलाह में उनको पूछे, उनको वो बैक्टीरियल है या यानी जीवाणु वाला इन्फेक्शन है या विषाणु वाला है, वो खुद जांच करके देखेगा और उसके हिसाब से वो आपको दवा कौन सी देना है। रायपुर से राजेश है हमारे साथ। अब राजेश जी। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर मेरा सवाल है कि अभी आप कार्यक्रम की शुरुआत में जो लक्षण बता रहे थे उसमें से सर कुछ मुझे महसूस हो रहे हैं, तो ऐसे में मैं आपसे समझना चाहता हूँ सर, क्योंकि कोविड के समय पे जो हालात हो गए थे उस वजह से अस्पताल जाने में थोड़ा डर लग रहा है, तो क्या मैं घर पे रह के कुछ दिन इंतजार करके पैरासीटामोल लेके खुद को सही कर सकता हूँ या अस्पताल जाने की या विशेष दवा लेने की जरूरत है? नहीं, आपकी उम्र क्या है? सर 25 साल। सर आपने इतना डरना नहीं है। आप 1-2 दिन देखिए, मैं सर एक चीज आपको बोलता हूँ, समझो मेरी उम्र, मैं जवान हूँ, मुझे ये माइल्ड ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हुआ भी तो उससे कोई बहुत खतरा होगा ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। अब रहा सवाल ये H3N2 का, H3N2 अगर इन्फ्लुएंजा का भी हुआ तो भी उससे कोई बड़ी तकलीफ होने वाली है ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं हाई रिस्क इंडिविजुअल नहीं हूँ। 25 साल की अगर मेरी उम्र है तो आप 2-3 दिन आप रुक के ये पैरासीटामोल की गोली खा के आप डिसाइड कर सकते हैं। आपको अगर ऐसे लगा कि ये अभी भी चालू ही है तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं, लेकिन आपको उसका डर बहुत ज्यादा लग रहा है तो आज भी जाके बता सकते हैं, आपको रात को नींद आराम से आ जाएगी कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। रमन जी, देखा गया है कि भारत में हर साल मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामले 2 बार सबसे अधिक आते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि फरवरी मार्च में और फिर बारिश के मौसम के बाद। तो अब जैसे मार्च का महीना अब खत्म होने वाला है, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस सीजन के इन्फ्लुएंजा के और ज्यादा मामले नहीं दर्ज होंगे? मुझे लगता है वो उम्मीद तो हमने बरकरार रखना है, वो तो होएगा ऐसे समझना है अगर पिछला पैटर्न देखे तो। लेकिन अभी एक ही रिस्क है उसमें कि हमने ये क्लाइमेट चेंज देखना शुरू किया है। आप अगर देखते हैं तो जब ये समर सीजन भी शुरू हो रहा है, जब मार्च आ रहा है, अप्रैल महीना आएगा, बरसात होते रहेगी बीच बीच में, तो वो जो क्लाइमेट चेंज है उसका असर ये विषाणुओं पे कैसे होगा इसको हमको देखना पड़ेगा। तो ऐसे अगर आमतौर पे अगर बोलना है तो ये अप्रैल महीने में हमको दिखना नहीं चाहिए। अगर ये सीजन चेंज जो सीजन में का जो बदलाव हमको दिखाई दे रहा है क्लाइमेट चेंज में, उसका क्या असर होगा ये बोल नहीं सकते। अगर वो बरसात ही चालू रही कई दिन तो हम बोलना मुश्किल है अभी, पर हमें अपनी तरफ से सावधानी पूरी तरह से रखनी होगी। अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। डॉक्टर रमन, श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे एक और मुद्दे पर चर्चा के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।